हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि विश्व शांति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान है और भारत की गुटनिरपेक्षता आंदोलन में क्या भूमिका रही। इससे पहले के वीडियोस जो अपलोड हुए उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विश्व शांति में क्या योगदान है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट टू वर्ल्ड पीस। निशस्त्रीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिसआर्मामेंट कहते हैं, निशस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ से गुटनिरपेक्षता का अटूट रिश्ता है। विश्व शांति की समस्या का समाधान गुटनिरपेक्षता इन्हीं दोनों के माध्यम से करती है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता जो है विश्व शांति की समस्या का समाधान निशस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ से करती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए गुटनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा उन सभी राजनीतिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश करती है। गुटनिरपेक्ष देशों के कोलंबो सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया था कि निशस्त्रीकरण की दिशा में कारगर कदम उठाए बिना न तो विश्व शांति संभव है और न ही आर्थिक विकास। गुटनिरपेक्ष देशों ने निशस्त्रीकरण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों में बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारे देश को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को विश्व शांति के लिए अनिवार्य माना है तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित देशों पर दबाव डाला है, परंतु यह प्रयोजन निसफल सिद्ध हुआ। विभिन्न राष्ट्रों के अपने हित तथा स्वार्थों के कारण अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने महाशक्तियों के प्रभाव में आकर विश्व शांति के लिए खतरे भी उत्पन्न किए। साथ ही अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र आपस में भिड़े हैं, जैसे इराक ईरान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ आदि। इस तरह से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नौ स्वतंत्र राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों के कोप भाजन से नहीं बचा सके। आज तक नामीबिया की स्वतंत्रता खतरे में है। फिजी में सत्ता पलटकर सैनिक शासन की स्थापना हो गई है। अफगानिस्तान का मामला अनिर्णित है, वहाँ पर पश्चिमी राष्ट्रों तथा पाकिस्तान का हस्तक्षेप जारी है, किंतु कोरिया, क्यूबा, हिंद चीन आदि के संघर्ष को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष देशों को सफलता प्राप्त हुई है। विकसित राष्ट्र अपने स्वार्थों के टकराव की स्थिति में असंलग्नतावादी देशों की बात नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, यानी कि विकसित राष्ट्र का जब अपने स्वार्थ का बात होता है, अपने फ़ायदे का बात होता है, तो उस स्थिति में वे गुटनिरपेक्ष देशों की बात नहीं सुनते, नहीं मानते और अपने ही मनमानी करते हैं। विश्व की महाशक्तियों यानी कि रूस और अमेरिका आदि ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व सदैव जमाए रखा है, अतः वे विश्व शांति की स्थापना में कोई विशेष रुचि नहीं लेते हैं। इतना अवश्य है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व में शांति स्थापित करने का वातावरण बनाया है। निशस्त्रीकरण के पक्ष में विश्व जनमत तैयार किया है। इस जनमत का महाशक्तियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है। यही गुटनिरपेक्ष देशों का विश्व शांति में योगदान है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर और नवोदित देशों को एक मंच पर एकत्रित करके सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रुझान को रोक दिया और शीत युद्ध का तनाव कम करने तथा शांति स्थापना की दिशा में योगदान दिया। आपसी विचार विमर्श द्वारा उन्मूलन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। 1960 के बाद यह महसूस किया गया कि राजनीतिक उपनिवेशवाद का तो उन्मूलन हो रहा है, लेकिन नौ स्वाधीन राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और वे औद्योगिक देशों पर निर्भर है, जिससे लगता है कि निर्धन देशों पर धनी देशों की
चौधराहट बनी रहेगी। इसके प्रभाव के कारण विश्व में अनेक तनावों तथा संघर्षों को रोकने में सफलता मिली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। विश्व में समाजवादी तथा पूंजीवादी गुटों के बीच तटस्थ राष्ट्रों के हस्तक्षेप के कारण ही संघर्ष से बचा जा सका है, जैसे कोरिया युद्ध, इंडोचीन संघर्ष, स्वेज युद्ध, क्यूबा का संकट आदि मामलों में गुटनिरपेक्ष देशों ने संघर्ष को समाप्त कराने तथा समझौता कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विश्व शांति को योगदान इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि जो महाशक्तियाँ इसके प्रारंभ के समय से ही इसे संदेह की दृष्टि से देखती थी, उन्होंने धीरे धीरे इस आंदोलन पर विश्वास ही नहीं किया, अपितु इसके सदस्य राष्ट्रों की हर संभव सहायता की। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा का प्रसार हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां तथा विफलताएं, वीकनेस एंड फेलियर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियां तथा विफलताएं या आलोचनाएं इस प्रकार है, जिन्होंने इस आंदोलन की गति को रोक दिया है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांतहीन होना, नो डॉक्ट्रिन ऑफ एनएएम नेशंस। पश्चिमी आलोचकों ने गुटनिरपेक्ष देशों को अवसरवादी तथा अपना उल्लू सीधा करने वाले राष्ट्रों की संज्ञा दी है। वे साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों में दोहरी नीति के आधार पर भेद करते हैं। उनका अपना कोई मूल सिद्धांत नहीं है, अतः वे अवसरवादी के आधार पर किसी भी गुट में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रोफेसर MS राजन के अनुसार गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। क्या पाकिस्तान और वहाँ के नेताओं के पश्चिमी गुट के साथ बंध जाने को अवसरवादी नीति का ज्वलंत उदाहरण नहीं कहा जा सकता है? सैद्धांतिक परंतु अव्यावहारिक, प्रिंसिपल्ड बट अनप्रैक्टिकल। आलोचकों के अनुसार सिद्धांत रूप में यह नीति यानी गुटनिरपेक्ष की नीति चाहे कितनी ही ठीक क्यों ना हो, परंतु व्यावहारिक रूप में यह सर्वथा भिन्न है और कई जगह विफल हुई है। अतः यह कहना उचित है कि जहां सिद्धांत के धरातल पर गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुमत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारता गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है और इसका परिणाम हुआ है साम्यवादी गुट की अप्रत्यक्ष अधीनता, जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना, बर्मा, क्यूबा। आलोचक भी यह कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे हैं। इस आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर MS राजन का कहना है कि अभी तक किसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का विलय साम्यवादी गुट में नहीं हुआ है। दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र यानी यूगोस्लाविया साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुटनिरपेक्ष बन गया। जहां कुछ मामलों में कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्यवादी शिविर के देशों का समर्थन किया, वहां उन्हीं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा ये साम्यवादी राष्ट्र आलोचना के शिकार भी बने हैं। हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्यवाही 1956 तथा चेकोस्लोवाकिया 1968 के मामले में अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ यानी साम्यवाद की आलोचना की थी। बाह्य आर्थिक और रक्षा सहायता पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड इकोनॉमिक एंड डिफेंस असिस्टेंस। गुटनिरपेक्षता के विफल होने का एक कारण यह भी रहा है कि वे पूर्णतः अपनी आर्थिक और रक्षा सहायता के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज वे अपने सहज सामान्य कार्य इस सहायता के अभाव में करने में असमर्थ है। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता का आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत आश्रित हो तो इसका तात्पर्य है उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया गया है। गुटनिरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के साधन में कोई संबंध नहीं।
no relation between the means of protection and the policy of NAM. आलोचकों का मत है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं, परंतु यदि वे कोई बाह्य सैनिक सहायता लेते हैं तो गुटनिरपेक्षता का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जैसे अक्टूबर 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय भारतीयों ने यह अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष संगठन के सभी सदस्य राष्ट्रों की सहानुभूति भारत के साथ ही नहीं थी, जबकि बहुत से गैर गुटनिरपेक्ष देशों ने जो पश्चिमी गुट के साथ बंधे थे या तो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का सामना करने में भारत की मदद की। गुटनिरपेक्षता से अनभिज्ञ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण में उसका दृष्टिकोण एकदम सही सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है और इसलिए भारत को गुटनिरपेक्षता का बहिष्कार कर देना चाहिए। अन्य शब्दों में गुटबद्धता से कोई राष्ट्र पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। गुटनिरपेक्ष नीति का सीमित होना, नैरोनेस ऑफ NAM पॉलिसी। विदेश नीति की क्षेत्रीयता व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं बांध सकती। गुटनिरपेक्षता का क्षेत्र बहुत सीमित है। इस नीति गुटनिरपेक्षता की नीति की सक्रियता के लिए गुटों का अस्तित्व अनिवार्य है, अतः यह गुटों की राजनीति को अपना केंद्र मानती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना या दोनों से पृथक रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा क्षुब्ध ना हो, और यदि दूसरे के क्षुब्ध होने का भय हो तो पहले से नाप तौल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुटनिरपेक्षता की शैली रही है। राष्ट्रहित की उपेक्षा, यह गुटनिरपेक्षता की एक कमी है कि इसमें राष्ट्रहित की उपेक्षा हुई, वायलेशन ऑफ नेशंस वेलफेयर। कुछ आलोचक इसे ऊर्ध्वमूल नीति पुकारते हैं, जिस नीति में जड़ें ऊपर की ओर होती है। राष्ट्रहित उसके लक्ष्य से परे है। उससे राष्ट्रहित हो जाए यह अलग बात है। उसके केंद्र में दादागिरी की भावना रही है। यह संसार के पटल पर अपनी दादागिरी को उसी तरह चमकाती है जैसे मयूर अपने पैरों की कमजोरी और कुरूपता देखे बिना पंख फैलाकर नृत्य करता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत अपरिवर्तनीय, नो चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर। आलोचकों का मत है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, हम कोई उल्लेखनीय परिवर्तन करने में विफल रहे। शीत युद्ध के जारी रखने तक विश्व प्रमुख शिविरों में विभाजित रहा। इन शिविरों ने भारत या मिस्र या युगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत विरोध के बावजूद अमेरिकी सेनाओं ने कोरिया में 28वीं अक्षांश रेखा को पार कर लिया। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। लेबनान में अमेरिकी फौजें और हंगरी व चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फौजें प्रवेश कर गई। 1962 में क्यूबा के प्रश्न पर अमेरिकी और सोवियत संघ में टक्कर होते होते बच गई, लेकिन इस कार्य में असंलग्नतावादी देशों ने कोई दबाव नहीं दिया था। पश्चिमी एशिया में 4 बड़े अरब इजरायल युद्ध हो गए और गुटनिरपेक्ष देश मूक दर्शक बने रहे। गुटनिरपेक्ष देशों ने अफ्रीकी और एशियाई देशों को उपनिवेशवाद से छुटकारा दिलाने में अत्यधिक शब्द बल पर प्रयोग किया, परंतु यह कहना गलत होगा कि ये देश इन्हीं के प्रयासों के कारण स्वतंत्र हुए, बल्कि देशों ने खूनी लड़ाइयों के बल पर स्वयं को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया तथा साम्राज्यवादी शक्तियाँ आंतरिक कमजोरियों और मजबूरी के कारण अधिक समय तक न टिक सकी। गुटनिरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज अ डिवाइडेड मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विश्व व्यवस्था को शक्तिशाली एवं नियामक तत्वों से भरपूर करना चाहिए था, बल्कि उल्टे यह स्वयं को संगठित रख पाने में असफल रहा है। इसके विभाजन की झलक हमें हवाना सम्मेलन 1979 में दिखाई पड़ती है। यह 3 हिस्सों में विभाजित हुआ है। एक में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया
दक्षिण यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे, तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमेरिका परस्त देश थे तथा तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे तटस्थ देश थे। यह विभाजन सिद्ध करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है और रूस तथा अमेरिका के हाथों की कठपुतली मात्र रह गया है। गुटनिरपेक्षता का अलोकतांत्रिक होना। नो डेमोक्रेसी इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेशंस। गुटनिरपेक्षता स्वयं सिद्धांतहीन और विचारधारा रहित है। यह आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है। इस आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश तो है ही, साथ ही नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी रहे हैं। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश इसमें है, तो सैनिक सत्ताधारी म्यांमार, घाना, उगांडा जैसे देश इसमें शामिल है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुश्किल से इस गुट के 8 से 9 देश लोकतंत्र का पालन करते हैं। इन देशों की शासन पद्धतियाँ ही भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप और समस्याएं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आपसी तनाव युद्ध का कारण बना है। द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन के मंच पर लाने में नहीं चूकते। गुटनिरपेक्षता और कतिपय मूल्यों में तालमेल न होने के कारण गुटनिरपेक्ष सम्मेलन विभाजित और आत्मघाती होकर रह गया है। 1971 में संपन्न भारत सोवियत संधि इसका एक प्रमाण है। ये संधियाँ सैनिक परामर्श और रक्षा सहायता से जुड़ी हुई थी। ठोस योजना का अभाव, लैक ऑफ सॉलिड प्लानिंग। आलोचकों का मत है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य बुनियादी एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर रहा, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने में भी कोई ठोस योजना नहीं बना सके। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने में भी लगे हुए हैं। ओपेक राष्ट्रों ने अपने साथी विकासशील राष्ट्रों को भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। गुटनिरपेक्ष राज्यों की अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र एवं ठोस कार्य पद्धति नहीं है जो इन्हें विदेशी शोषण और आक्रमण से बचाने में सहायक हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत, क्या संबंध है इसमें? भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्या संबंध है, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही? गुटनिरपेक्ष देश किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा जो अपने को स्वतंत्र महसूस करता हो, स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रक्रिया है। विदेश नीति के स्वतंत्र क्रियान्वयन के अंतर्गत यह वांछनीय है कि यह राष्ट्र विश्व राजनीति के किसी भी मसले अथवा घटनाक्रम का मूल्यांकन तथा तदुपरांत अपनी नीति का निर्धारण उसके गुणों तथा दोषों के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के करे। भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया। एशिया तथा अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास रखने वाले देशों के इस आंदोलन को विदेश नीति के रूप में प्रारंभ करने का संकल्प लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की एक बैठक में 5 मापदंड निर्धारित किए गए। इसके अनुसार वह देश जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अनुसरण करता हो, शीत युद्ध से संबंधित किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सोवियत संघ तथा अमेरिका से सैनिक संधि में न बंधा हो, उसके यहाँ कोई विदेशी सैनिक अड्डा न हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए भी कोई कुछ मापदंड, 5 मापदंड जो है निर्धारित किए गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया। इन मापदंडों के आधार पर बेलग्रेड में होने वाले प्रथम शिखर सम्मेलन में निमंत्रण भेजे गए। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के अथक प्रयासों से बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस आंदोलन को मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यापक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई तथा बाद में इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। सन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया के प्रथम सम्मेलन से अपनी यात्रा प्रारंभ करके सन 2003 के
कुआलालंपुर, मलेशिया तक 13 सम्मेलनों के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन 4 दशक से अधिक की यात्रा पूरी कर चुका है। पहले सम्मेलन में 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जबकि वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 116 से अधिक हो चुकी है। अब तक के 13 शिखर सम्मेलन क्रमशः बेलग्रेड 1961, काहिरा में 1964, लेसाका 1970, अल्जियर्स में 1973, कोलंबो में 1976 में और हवाना में 1979, नई दिल्ली 1983, हरारे 1986, बेलग्रेड 1989, जकार्ता 1992, कार्टागेना 1995, डरबन 1998, कुआलालंपुर 2003 तथा हवाना 2006 में आयोजित हो चुके हैं। पर्यवेक्षकों का ऐसा विचार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्थापित विभिन्न संगठनों या आंदोलनों में यह सबसे अधिक प्रतिबद्ध और चैतन्य समूह रहा है, परंतु यह सत्य है कि बड़ी शक्तियों की दृष्टि में यह संगठन एक अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्टिक एवं अनैतिक इमोरल नीतियों का अनुसरण करता रहा है। इनका यह मानना रहा है कि आंदोलन के द्वारा विश्व के हितों की संपूर्ति की बात तो दूर है, यह स्वयं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के हित संवर्धन में भी अक्षम है, परंतु इसके बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र में कुछ श्लाघनीय योगदान दिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका प्रारंभ से ही केंद्रीय रही है, यानी भारत जो है सेंट्रल पॉइंट पे रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। समालोचकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो वास्तविक अर्थों में पंडित नेहरू को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक मानते हैं। इनका तर्क यह है कि सन 1946 से अर्थात स्वतंत्र होने के पूर्व से ही नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय दृष्टिकोण का आधार स्वीकार किया। स्वतंत्रता के बाद भी नेहरू का मुख्य बल इस तथ्य पर था कि एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति हो, प्रजातिवाद तथा रंगभेद समाप्त हो तथा नवोदित राष्ट्र को विश्व राजनीति में सार्थक भूमिका प्रदान की जाए। पंडित नेहरू के इस दृष्टिकोण में गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तर्क भी ढूंढा जा सकता है। इसके चलते ही शांति और सद्भाव भारत की परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति का मूल आधार बन गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने उद्भव के समय से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद के विरोध के मुद्दे पर अधिक मुखर रहा है। यदि 5वें दशक में भारतीय नेतृत्व ने इस नीति की आधारशिला रखी एवं अपने अंतिम काल तक इसकी निरंतरता बनाए रखी, तो 7वें और 8वें दशक के भारतीय नेतृत्व ने गुटनिरपेक्षता के प्रश्न को राष्ट्र के विशिष्ट राष्ट्रीय हितों से आबद्ध करके गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को व्यावहारिकता प्रदान की। उपनिवेशवाद के विरोध के साथ ही निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट तथा विकास डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत की भूमिका अधिक प्रखर रही है। प्रत्येक सम्मेलन में भारत द्वारा बड़ी शक्तियों से परमाणु अस्त्रों को पूर्णतया समाप्त करके निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को सतत जारी रखने तथा आयुधों की दौड़ पर खर्च की जाने वाली राशि को अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए नियोजित करने का आग्रह किया जाता रहा है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में एफ्रो एशियाई राष्ट्रों की पहचान बनाना, विकास पर विभिन्न वार्ताएं आयोजित करने तथा सहायता एवं व्यापार के अधिक न्यायपूर्ण ढांचे की स्थापना में भी भारत ने केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया है। गुटनिरपेक्षता ने अपनी विशिष्ट पद्धति के कारण सम्मेलनों के दौरान भारत में गैर संघर्षकारी नॉन कन्फ्रंटिस्ट और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव भूमिका का निर्वाह किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की समन्वयकारी भूमिका के समक्ष अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप 1980 की घटना ने विशिष्ट चुनौती उपस्थित की। यहाँ भारतीय दृष्टिकोण पूर्णतया गुटनिरपेक्ष रहा, क्योंकि अफगान घटनाक्रम के लिए भारत ने किसी एक महाशक्ति पर दोषारोपण नहीं किया। भारत अफगानिस्तान में शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से बराबर यह मांग करता रहा कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी तथा किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप
संकेत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से अफगान विद्रोहियों को दी जा रही सैन्य सहायता की ओर था कि समानांतर समाप्ति होनी चाहिए। अफगानिस्तान के मसले ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 2 समानांतर खेमों में बांट दिया। वियतनाम, सीरिया, दक्षिणी यमन, इथोपिया आदि राष्ट्रों ने सोवियत दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि सिंगापुर, मोरक्को, जायरे, नेपाल, पाकिस्तान आदि ने सोवियत संघ की कटु निंदा की। इस प्रकरण में भी भारत ने समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष 1983 से 86 के रूप में भारत ने इसके सदस्यों के मध्य एकता तथा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य बढ़ती आर्थिक खाई को तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की 2 मुख्य समस्याओं के रूप में सामने रखा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्रीमती गांधी ने महाशक्तियों से शीत युद्ध को समाप्त करने, सभी परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्रों से परमाणु अस्त्र दौड़ को समाप्त करने, सभी राष्ट्रों से निशस्त्रीकरण के पक्ष में जनमत निर्माण करने तथा विकसित राष्ट्रों से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना हेतु तुरंत उत्तर दक्षिण वार्ता नॉर्थ साउथ डायलॉग प्रारंभ करने पर बल दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा श्री राजीव गांधी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 8वां शिखर सम्मेलन हरारे सम्मेलन 1986 को कमोबेश रूप से दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेदवादी नीति के विरोध पर केंद्रित रहा। इसका मुकाबला करने के लिए आंदोलन के दौरान अफ्रीकी कोष के निर्माण का निर्णय लिया गया। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य सीमांत तथा अन्य पड़ोसी राज्यों को आधारभूत विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना बताया ताकि रंगभेदी शासन द्वारा तोड़फोड़, आर्थिक सौदेबाजी तथा आक्रमण रोकने की उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित करने की भी मांग की गई। राजीव गांधी द्वारा विकासशील राष्ट्रों के मध्य स्वतंत्र संचार प्रणाली की स्थापना का विचार भी हरारे सम्मेलन के दौरान किया गया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की गतिविधियों को निष्पक्षतापूर्ण प्रतिबिंबित और संचारित करने के लिए भी यह आवश्यक था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 9वें शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1989 में भारत ने केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विकासशील राष्ट्रों द्वारा विकसित राष्ट्रों से वार्ता करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने का आग्रह किया। पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देकर भारत ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ दिया। भारत द्वारा इसके नियमित संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पृथ्वी संरक्षण कोष अर्थ प्रोटेक्शन फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा। भारत द्वारा सदस्य राष्ट्रों से यह आग्रह किया गया कि इस निमित्त वे अपने सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 0.1% राशि अलग रखें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। 10वें शिखर सम्मेलन जकार्ता जो 1992 में हुआ, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने शीत युद्ध के बाद के युग में एक निशस्त्रीकरण, डिसआर्म्ड तथा राष्ट्रों के मध्य आर्थिक समानता रहित विश्व व्यवस्था की स्थापना के निमित्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नए चार्टर के निर्माण का आह्वान किया। भारत द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कोऑपरेशन का भी आग्रह किया गया। कार्टागेना शिखर सम्मेलन कोलंबिया 1995 में भी परमाणु निशस्त्रीकरण, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर भारत के दृष्टिकोण को सामान्यतया सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया। भारत द्वारा सदस्य राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के निर्धारण में एक पक्षीयता से विरत रहने का भी आग्रह किया गया ताकि निर्धन राष्ट्रों को क्षति न हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। डरबन शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 1998 के संदर्भ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की डरबन यात्रा इस संदर्भ में सफल कही जाएगी कि भारत पूर्ण नाभिकीय निशस्त्रीकरण के अपने दृष्टिकोण को विश्व के समक्ष दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत कर सका। वैसे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या उसके सम्मेलनों की मूल महत्ता क्षीण हो चली है, लेकिन इसके बावजूद यह तथ्य तो है ही कि यह सम्मेलन आज भी तीसरी दुनिया की सशक्त आवाज़ है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने भी जिस तरह प्रस्ताव पारित कर बड़ी परमाणु ताकतों की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को धिक्कारा, वह भारत के लिए संतोष की बात मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री का पद संभालने और विशेषकर भारत द्वारा नाभिकीय परीक्षण करने के बाद श्री वाजपेयी की यह दूसरी विदेश यात्रा थी।
नेल्सन मंडेला की कश्मीर संबंधी टिप्पणी के एक प्रकरण को यदि छोड़ दिया जाए तो इतना स्पष्ट ही है कि गुटनिरपेक्ष देशों के मंच से भारत अपनी नाभिकीय नीति व आतंकवाद को प्रश्रय देने के प्रति अपनी चिंता को स्वीकृति दिला सकने में समर्थ रहा है। दरअसल यही दोनों विषय इस समय भारतीय विदेश नीति के शीर्ष बिंदु भी हैं। इन दोनों ही मुद्दों का सरोकार सारे विश्व से है। अतः अपनी विदेश नीति को सफल बनाने के लिए भारत को अधिक से अधिक देशों, विशेषकर आर्थिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली देशों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना होगा। इस लक्ष्य की तुलना में अभी तक के प्रयास सिर्फ शुरुआत माने जा सकते हैं। जहाँ तक गुटनिरपेक्षता की नीति का संबंध है, इस संबंध में यह वास्तविकता नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सभी देश कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्व समुदाय से संबद्ध रहे हैं। मात्र गुटनिरपेक्ष निरर्थक ही है यदि राष्ट्रों का ध्येय समस्त विश्व की सुख समृद्धि तथा शांति नहीं है। दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों की जर्जर आर्थिक स्थिति पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन कोई गंभीर चर्चा नहीं कर सका। इन देशों के आर्थिक संकट का दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच है जहां सामूहिक हित और विश्व शांति से संबंधित सभी समस्याओं पर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन डरबन में संपन्न सम्मेलन में इन समस्याओं के हल के लिए कोई सार्थक सुझाव नहीं दिए गए। कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन मलेशिया 2003 में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इराक पर अमेरिकी हमले की संभावनाओं के बीच इस सम्मेलन में यही मुद्दा छाया रहा। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी उपस्थित थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। कश्मीर के मुद्दे को इस सम्मेलन में भी उठाने की कोशिश पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने की, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्हें इसमें कोई सफलता प्राप्त न हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या भूमिका रही। मई 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिनमें गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भी शामिल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सितंबर 2006 के हवाना में संपन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नेतृत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह प्रयास किया कि नाम का स्वरूप किसी भी प्रकार अमेरिका विरोधी न हो। इसके अतिरिक्त उन्हें आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की गई तथा परमाणु ऊर्जा के विकास पर बल दिया गया। आतंकवाद की आलोचना का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई उस नीति का विरोध करना है जिसके अधीन वह आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास के मुद्दे को भी उठाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कम हुई भूमिका को एक प्राकृतिक विकास के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान में भारत में निशस्त्रीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, दक्षिण के देशों के मध्य आर्थिक परस्पर सहयोग तथा सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय पर आधारित विश्व व्यवस्था की मांगों का समर्थन करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अपनी प्रकृति में परिवर्तन लाने में पूरी सहायता दी है।